करते हैं किसकी, रेस्पिरेशन की। 2 मिनट के लिए शांत होते हैं, जितना हमने पढ़ा है उसको रिकॉल करते हैं। आइज क्लोज्ड, सिर्फ रिकॉल करेंगे अपने मन में। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा एलिमेंट्री कैनाल थी जिसको हमने गट बोला था, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था। हमने ग्लैंड्स देखे, हमने 8 पार्ट देखे एलिमेंट्री कैनाल के, माउथ, देन बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये 8 पार्ट्स हमने एलिमेंट्री कैनाल के देखे। ग्लैंड्स में हमने 5 ग्लैंड्स देखी, सलाइवरी ग्लैंड देखी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखी, लिवर देखा, पैनक्रियास देखा और हमने क्या देखा, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स देखी। इतना हो गया। ये हमारा एक लाइफ प्रोसेस दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस के ऊपर, रेस्पिरेशन। ओके, हमने क्या देखा था कि हम एक इंसान को अगर वो सो रहा है तो उसको हम जिंदा देखने के लिए क्या देखते हैं कि उसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं, वो रेस्पायर कर रहा है कि नहीं। ये एक हमारा तरीका होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखने का कि क्या वो वाकई जिंदा है कि नहीं है। तो आइए इस रेस्पिरेशन प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन के भी 2 पार्ट्स, एक तो ब्रीथिंग मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन, इंस्पिरेशन कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का इनटेक, या फिर इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन। ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन और ऑक्सीजन का इनहेलेशन इज कॉल्ड व्हाट, ब्रीथिंग। और ये कैसा प्रोसेस है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन सेल्स टू प्रोड्यूस व्हाट, टू प्रोड्यूस एनर्जी। और ये एक कैसा प्रोसेस है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। 2 तरह की रेस्पिरेशन कौन कौन सी है, एक तो एरोबिक और एक एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब दैट रेस्पिरेशन विच इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड एनारोबिक क्या है, एनारोबिक इज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये रेस्पिरेशन की बात। अब रेस्पिरेशन हमने देखा एनारोबिक, एरोबिक, अब उसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि ऐसा क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, या फिर आपके पीरियोडिक टेस्ट में पूछ लेंगे या फिर कोई और टेस्ट में पूछ लेंगे, लेकिन आता है, इसे ध्यान से देखिए। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस। एरोबिक मतलब इट इज टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. Aerobic respiration takes place in presence of oxygen and anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. Aerobic respiration takes place in cytoplasm and mitochondria, और जो anaerobic respiration है it takes place only in cytoplasm. ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है वो जो प्रोसेस है वो क्या होती है, कैसे होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये डिफरेंस याद रख लो कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में टेक प्लेस करती है, जबकि ये जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करती है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं इथेनॉल, एसिड and carbon dioxide. Okay, now aerobic respiration में more energy is released, that is 38 ATP रिलीज होते हैं, और जो anaerobic respiration है उसमें comparatively less energy is released, that is 2 ATP is released. बहुत less है ना, उसके comparison में तो less ही है। Now aerobic respiration में क्या होता है कि complete oxidation of glucose takes place. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, और एनारोबिक में क्या होता है, एनारोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। क्या,
incomplete oxidation of glucose takes place. अब एरोबिक के एग्जाम्पल्स क्या हैं? हायर ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोट्स एक्सेप्ट ईस्ट. इसमें यूकैरियोट्स तो फंगी भी यूकैरियोट्स होते हैं, लेकिन जो यूनिसेलुलर फंगाई है, जो ईस्ट है, उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती है. ये हम आगे देखेंगे जहां हम फर्मेंटेशन में ईस्ट में फर्मेंटेशन को देखेंगे. ठीक है. एनारोबिक रेस्पिरेशन के एग्जांपल्स क्या जाएंगे? बैक्टीरिया, ईस्ट एक्सेट्रा. ठीक है. ये आ गया हमारे पास, जिसको हम देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन का. एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही थी. तो ये जो प्रोसेस चलता है, सबसे पहले तो हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं किसमें? साइटोप्लाज्म में, पायरुवेट में. अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, क्या बोलेंगे हम? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज is broken down into 2 molecules of pyruvic acid किधर पे? साइटोप्लाज्म में. कहाँ पे टूटता है ये? साइटोप्लाज्म में. अब यहाँ पे लिखा है पायरुवेट. कोई भी, जैसे पायरुविक एसिड है ना, तो उसको पायरुवेट बोल देंगे. लैक्टिक एसिड को लैक्टेट बोल देंगे. ठीक है. तो हम 8 लगा देते हैं. ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना इन साइटोप्लाज्म, यही कहलाता है ग्लाइकोलिसिस. आगे पढ़ेंगे हम. ठीक है. आगे नेक्स्ट क्लास मतलब 11th क्लास में पढ़ेंगे. तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का बनना इन साइटोप्लाज्म. फिर उसके बाद 2 कंडीशंस आ जाती हैं. अब इसी के बाद देखिए डाइवर्ट हो गया ना. एक तो कंडीशन ये होगी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी. एक कंडीशन ये होगी कि ऑक्सीजन नहीं है, और एक कंडीशन ये होगी कि ऑक्सीजन है. मतलब एक एनारोबिक वाला पार्ट और एक एरोबिक वाला पार्ट. तो देखिए एनारोबिक में क्या होता है? ईस्ट की हमने बोला था ना कि एरोबिक में हमने यूकैरियोट्स को इंक्लूड किया था, लेकिन ईस्ट वहाँ पे क्या था? एक एक्सेप्शन था. वही एक्सेप्शन ये है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है वो ईस्ट में होती है, जहाँ पे क्या होता है कि यही पायरुविक एसिड है, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी एज अ प्रोडक्ट बनाता है. इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट बनाता है, साथ में जो है वो एनर्जी रिलीज होती है. और ये जो अनदर प्रोसेस विच इज़ कैरिड आउट इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये किस में होता है? मसल सेल्स होती है, जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है ना ह्यूमन बॉडी में, उसमें ये प्रोसेस होती है ऑक्सीजन की कमी के कारण. तो हमने देखा था कि यूजुअली जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सटेंसिव एक्सरसाइज, मतलब हमने बहुत एक्सरसाइज कर ली, बहुत देर से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें सडनली क्या होता है? हाफी आने लगती है, और हमारे जो ये लेग्स होते हैं, लेग्स रीजन या फिर जो मसल्स होते हैं, उसमें क्रैम्प्स होते हैं, दर्द होने लगते हैं ना एक देर के बाद, और हम बहुत तेज से हाँफने लगते हैं. मतलब क्या? कि हमारे अंदर ऑक्सीजन की जो है वो पूरी यूज होने लगती है. ऑक्सीजन जो एनर्जी या एक्सरसाइज के टाइम पे है वो यूज़ होने लगती है. तो इसी लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण हमारी मसल्स में ये जो पायरुविक एसिड है ना, ये लैक्टिक एसिड में टूट जाता है और एनर्जी रिलीज होती है. ये लैक्टिक एसिड कितने कार्बन का है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल है. और इथेनॉल कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल है. इथेनॉल मतलब क्या? इथेनॉल मतलब C2H5OH. देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन मॉलिक्यूल इज इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. ये तो बात हो गई हमारी कि जहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट थी. अब ये बारी यहाँ वाली जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, उसमें ये जो पायरुवेट है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ प्रोडक्ट बनाएगा, और एनर्जी इसमें रिलीज होगी. और क्या रिलीज होगी? एनर्जी का इसमें रिलीज होगा. ठीक है, इतना समझ में आया. नेक्स्ट कम्स व्हाट? ATP. हम जब से बात कर रहे हैं ATP, आखिर ये ATP है क्या? ATP कौन सी बला का नाम है? ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये किसका फुल फॉर्म है? ये एटीपी का फुल फॉर्म है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। The energy released during cellular respiration is used to make a molecule of ATP from ADP and inorganic phosphate। ये रिएक्शन कैसे आएगी कि ADP है ना, जो ADP प्लस जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये मिलकर हमारे क्या बनाते हैं? हमारे एटीपी को बनाते हैं, हमारी एनर्जी करेंसी को बनाते हैं। और जब ये एनर्जी बॉडी स्टोर कर लेती है, फिर जब बॉडी में इसकी ज़रूरत होती है, तब यही जो इसका टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज है ना, इसको वाटर से तोड़ा जाता है। और ये जो टर्मिनल फॉस्फेट है, ये एनर्जी देता है इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी हमें मिलती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी कहते हैं। कि जब भी बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी तो इस एटीपी के टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को ये तोड़ेंगे और हमें फिर एनर्जी मिलेगी। अब एटीपी का यूज़ क्या होता है? एटीपी के 3 यूजेस लिखे हुए हैं। पहला यूज़ है फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, दूसरा यूज़ है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और तीसरा यूज़ है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। तीसरा यूज़ क्या है? कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ये 3 यूज़ किसके आ गए? एटीपी के आ गए। रिपीट विथ मी द 3 यूजेस ऑफ एटीपी। क्या क्या देखे हमने? पहला तो था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, दूसरा क्या था? प्रोटीन सिंथेसिस, तीसरा क्या है? कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्सेस। नेक्स्ट इज व्हाट? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं। अभी तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली, कैसे क्या रेस्पिरेशन होती है, एब्सेंस में, प्रेजेंस में। अब हम देख लेंगे कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है। We have seen gaseous exchange from stomata and also there are other parts from where gaseous exchange takes place। हमने पिछली क्लास में ही देखा था स्टोमेटा के थ्रू कैसे गैशियस एक्सचेंज हो रहा था। लेकिन सिर्फ स्टोमेटा ही नहीं है हमारे पास अदर पार्ट्स भी हैं जिनके कारण जो है रेस्पिरेशन होती है। जैसे कि हार्डवुडी स्टेम में ऐसे लेंस शेप जो वुडी ट्रीज होते हैं, वुडी ट्रीज में हमने देखा ना कि जब बहुत पुराना वो पेड़ हो जाता है तो ऐसे वुड के बीच बीच में ऐसे लाइनिंग दिखती है, ऐसी लेंस शेप लाइनिंग दिखती है। ये कहलाती है क्या? ये कहलाती है लेंटिसिल्स। ये कहलाती है लेंटिसिल्स। और यही लेंस शेप्ड ओपनिंग जो होती है, ये रेस्पिरेशन में हमारे हेल्प करती है। और अब ये क्या बोल रही है? अब एनसीईआरटी बोल रही है जब नाइट टाइम होती है, जब रात होती है, तब फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रही होती है। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है तो क्या होता है कि ये जो CO2 है वो रिलीज़ होता है। मतलब रात के टाइम पे मेजरली किसका एक्सचेंज देखने को मिलता है? CO2 का एक्सचेंज देखने को मिलता है। और ये CO2 जब पूरा प्रोड्यूस हो जाता है, तब डे टाइम में जब लाइट की अवेलेबिलिटी होती है, तब हमारा क्या होती है? तब हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। और इसी जो CO2 प्रोड्यूस हुआ ना, इसी को ये यूज़ कर लेती है। इसी को क्या कर लेती है? ये यूज़ कर लेती है। और इस CO2 के यूज़ से हमने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखी थी, उसमें ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकल रहा था। तो ऑक्सीजन डे टाइम पे मेजरली एक्सचेंज होता है और CO2 नाइट टाइम पे मेजरली एक्सचेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स व्हाट? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अदर ऑर्गेनिज्म। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अदर ऑर्गेनिजम्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं तो वो तो एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट ऑक्सीजन को ब्रीथ कर लेंगे। लेकिन ये जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो वाटर में जिनकी लाइफ होती है, तो उस वाटर में डिज़ोल्व्ड फॉर्म में O2 प्रेजेंट होती है। डिज़ोल्व्ड फॉर्म में जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इस डिज़ोल्व्ड फॉर्म को ही वो एक्वाटिक एनिमल्स O2 रेस्पायर करते हैं।
ठीक है। और रेट ऑफ ब्रीथिंग इन aquatic organism इज फास्टर एज अमाउंट इज लो। अब ये क्या बोल रहा है, कोई भी चीज़ डिजॉल्व फॉर्म में है तो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व फॉर्म में है वो लो होती है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। इसलिए जो aquatic organisms हैं उनको फास्ट ब्रीथ करना पड़ता है, इसलिए ये जो ब्रीथिंग रेट है वो aquatic organisms में कैसी है, फास्टर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे एक्सचेंज करते हैं गैसेस को। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो एक ही सेल, और पूरा सेल जो है वो आसपास है किसके, एयर के सराउंडिंग में, उसके कांटेक्ट में है। तो इसमें कैसा होता है, सिंपल डिफ्यूजन से होता है क्या, गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज इसमें सिंपल डिफ्यूजन से होता है। और सिंपल डिफ्यूजन के लिए अगर है तो अगर कोई चीज़ हमें पास करवानी है थ्रू डिफ्यूजन तो ऑब्वियसली मेम्ब्रेन को थिन होना पड़ेगा, डेलिकेट होना पड़ेगा, तभी वो इफ़ेक्टिवली डिफ्यूज़ हो पाएगी। तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इसमें क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और अब जैसे ही हम यूनिसेलुलर की बात करेंगे हमारे मन में अमीबा आएगा। अमीबा में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। एनालिड्स लाइक अर्थवर्म, एनालिड्स का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, अर्थवर्म। एनालिड्स का एग्जाम्पल है अर्थवर्म। और अर्थवर्म में कैसे होती है रेस्पिरेशन, दे रेस्पायर, स्पेलिंग मिस्टेक, इधर पे रेस्पायर आएगा, दे रेस्पायर, annelids respire through moist skin which is called what, cutaneous respiration। जो respiration moist skin से होती है उसको हम क्या कहते हैं, cutaneous respiration कहते हैं। थर्ड जो आएगा insects आएगा। insects मतलब insects कैसे रिस्पायर करते हैं। इंसेक्ट्स की जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है, हमने पढ़ी होगी। इंसेक्ट्स कैसे रिस्पायर करते हैं, थ्रू एयर होल्स प्रेजेंट नेम्ड स्पाइरिकल्स। जो एयर होल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम स्पाइरिकल्स कहते हैं उसकी हेल्प से ये रेस्पायर करते हैं। और फिशेस में क्या ऐसी अडेप्टेशन होती है, फिशेस जो हैं वो वाटर को इनटेक करती हैं और उसको गिल्स से फोर्सफुली पास करती हैं। जो वाटर है उसको गिल्स से जब फोर्सफुली पास करती हैं तो ये जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना, दिस इज टेकन बाय ब्लड, दिस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड। तो इससे क्या होता है कि उनको ऑक्सीजन ऐसे मिल जाती है। नेक्स्ट इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन। एम्फीबियंस रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन इन वाटर। जब वो वाटर, अब एम्फीबियन का तो डुअल नेचर ऑफ लाइफ होता है ना, तो या वो पानी में भी रहते हैं और वो लैंड में भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन भी होती है। तो जब वो एक्वाटिक लाइफ जी रहे होते हैं, जब वो पानी में होते हैं, तब वो मॉइस्ट स्किन से रेस्पायर करते हैं और लंग्स से तब रेस्पायर करते हैं जब वो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन में रह रहे होते हैं, जब वो लैंड पे रह रहे होते हैं। सिक्स्थ इज व्हाट, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। हमने अभी भी देखा कि जो एम्फीबियंस है वो लैंड पे कैसे रिस्पायर कर रहे थे, लंग्स से रिस्पायर कर रहे थे। तो हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को सभी में बोल देंगे कि वो लंग्स से रिस्पायर करते हैं। और जो रेस्पिरेशन लंग्स से होती है उसको हम नाम दे देते हैं, कौन सी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। उसको हम क्या नाम दे देते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। और हमेशा ये ध्यान रखना कि आप सभी किसी न किसी काम में ग्रेट हैं, सभी के पास कोई ना कोई क्वालिटीज़ हैं। तो कभी भी लो फील करो तो ये मत सोचना कि यार ये नहीं होगा मुझसे, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, आप उठिए, आगे जो आने वाला बैटल है वो आपका वेट कर रहा है, तो उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ उठिए और नेक्स्ट बैटल को भी जीत लीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।